नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापकों एवं अध्यापकों का आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी चौथी क्लास प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, इस चैप्टर में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, उन सभी पर अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितने भी आपके दोस्त, यार, सखा, सहपाठी उन सभी को जरूर शेयर करना। इसके पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। इससे पहले आप सभी ने 3 क्लासेस अच्छी तरीके से रिवीजन कर ली होंगी, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज आपकी नेक्स्ट क्लास प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। इस क्लास में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समझना है, न कि याद करना। रटने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं, इसलिए आप समझिए और अपने माइंड में सारे क्वेश्चन को बैठा लीजिए। जो रटने की जरूरत होगी, जो याद करने की जरूरत होगी, मैं बता दूंगा कि हाँ ये चीजें आपको याद करनी है। क्लियर। सबसे पहले आता है वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में देखेंगे। इससे मात्र क्वेश्चन क्या आता है कि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए। यह इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा लॉन्ग में। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताओं का वर्तमान में किस प्रकार उपयोग हो सकता है, यह आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तब आपको वैदिक कालीन, बौद्धकालीन, तीनों शिक्षाएं आपको लिखनी होगी। तीनों शिक्षाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा उनकी विशेषताएं जरूर देनी होगी। वैसे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है कि तीनों के बारे में आपको लिखना हो। सिर्फ आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तो हमें उसी पर फोकस करना है जो क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर। तो इसकी शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, चलिए देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा को गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक। वैदिक शिक्षा का तात्पर्य अंतर ज्योति और शक्ति से था, जिससे मानव की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक शक्तियों का संतुलित विकास हो। 1 से 2 विशेषताएं आसानी से समझ में आ जाएंगी, इतनी ही लिखनी होती। ये नहीं आप कम से कम 1 पेज लिख डालो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, नंबर आपको 1 ही मिलेगा। क्लियर। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य, ये जो उद्देश्य आपको दिख रहा है, यही इसकी विशेषता होती है। अगर आपसे विशेषताएं पूछी जाती तो आप ऊपर वाली लाइनें लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप डायरेक्ट लिखिए मोक्ष प्राप्त करना, संस्कृति का संरक्षण, स्वस्थ चरित्र का विकास, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति, व्यक्तित्व का विकास। क्लियर। ये सारी इसकी विशेषताएं। अगर पूछ रहा है वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए, तो आपको केवल इतनी सारी विशेषताएं लिखनी है। क्लियर। यही सारी इसकी विशेषताएं हैं। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था क्या है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? मान लीजिए उसका मन हुआ वैदिक कालीन शिक्षा न पूछकर गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पूछ ले, तो आपको क्या लिखना है? ये आसानी से मैं आपको समझाया दे रहा हूं, आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें कोई जरूरत नहीं नोट डाउन करने की या मुझे बताने की। मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दे रहा हूं, आप सिर्फ माइंड में अपने बैठा लीजिए बस। उससे पहले अगर आप सभी ने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी टॉपिक कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, या आप हमारे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। क्या होती है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली? आप सभी ने देखा होगा, कोई मूवी होगी, टेलीविजन में, कुछ भी, वहां पर आपने देखा होगा कैसा सिचुएशन रहता है गुरुकुल व्यवस्था का। तो उसी के बारे में आपको लिखना है बस, आगे कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं हिंट के लिए। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में क्या होता है, गुरु और शिष्य के बीच बहुत ही अत्यंत मधुर संबंध होते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। शिष्य जो आपने देखा होगा, शिष्य जो है गुरु की सेवा करता है, और गुरु जो होता है वह शिष्य के प्रति एकदम वात्सल्य भाव रखता है, एकदम वात्सल्य भाव।
जिस प्रकार पिता अपना यश धन ज्ञान सब अपने पुत्र पर न्यौछावर कर देता, सेम ठीक उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को संपूर्ण तप और ज्ञान अर्पित कर देता है। ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं आसानी से। कुछ कर्तव्य होते हैं गुरु के प्रति शिष्य के, जैसे प्रातः काल सबसे पहले उठकर गुरु का अभिवादन करना, ये गुरुकुल शिक्षा के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। गुरु के स्नान के लिए जल लाना, यज्ञ के लिए समाधि एकत्रित करना, गुरु की गायों को चराने जाना, गुरु के लिए भिक्षा मांगना, खेतों में काम करना, गुरु के गृह की अग्नि प्रज्वलित रखना, गृहस्थी के छोटे मोटे सभी कार्य करना, गुरु की जितनी भी आज्ञा वो दे रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करना, आदेशों का आजीवन पालन करना गुरु के, ये सारे कर्तव्य होते हैं। अब गुरु के शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं? शिष्य के प्रति, शिष्य का तो बहुत कर्तव्य होता है गुरु के प्रति, लेकिन गुरु भी जैसा शिष्य करता वैसे ही गुरु करते हैं। गुरुदेव भी अपने शिष्यों के प्रति मित्रवत व्यवहार करने और अपने छात्रों के शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास के प्रति हमेशा सजग रहते हैं, पिता की भांति व्यवहार करते हैं। उन्हें एहसास नहीं होता कि मैं पिता के साथ रह रहा हूं या गुरु के साथ। क्लियर? ये सारी चीजें हैं, सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं आसानी से, एक पेज से ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? ये थी वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। अगर वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं पूछ रहा तो मोक्ष प्राप्त करना, संस्कृत का संरक्षण, स्वस्थ चरित्र का विकास, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति, व्यक्तित्व का विकास। क्लियर? अगर गुरुकुल प्रणाली पूछ रहा तो आप जो मैंने बताया वो क्लियर आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा क्या थी? प्राचीन ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। बौद्धकालीन शिक्षा जो थी प्राचीन ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विकसित की गई शिक्षा प्रणाली क्या कहलाई? बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहलाती थी। जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विकसित की गई थी उसे क्या कहते थे? बौद्ध शिक्षा प्रणाली। शिक्षा सार्वभौमिक थी, जाति धर्म का कोई बंधन नहीं था। शिक्षा सार्वभौमिक थी, वहां पर कोई भी जात पात का बंधन नहीं था। प्राथमिक शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क थी। जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी वह पूर्णतया निःशुल्क। शिक्षा केंद्र का मुख्य केंद्र संघ होता था। क्या होता था? संघ होता था। शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त था, किंतु नियंत्रण नहीं था, क्योंकि संघ के अपने नियम कानून थे। ये अगला पॉइंट आपका है, एक ये पॉइंट आपका है। शिक्षा को राज्य का संरक्षण तो प्राप्त था, परंतु क्या था? संघ के कुछ अपने अलग से नियम थे। क्लियर? शिक्षा का माध्यम जनभाषा नहीं होती थी, जनभाषा नहीं थी बिल्कुल। शिक्षा प्रणाली जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। ये भी नेक्स्ट पॉइंट है। शिक्षा प्रणाली जो थी वो जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस पद्धति में छात्र समय समय पर एकत्र होकर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते थे और ज्ञान का संवर्धन करते थे। क्या करते थे? छात्र समय समय पर इकट्ठा होते थे और अपने विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे और ज्ञान का संवर्धन करते थे। क्लियर? बौद्ध धर्म बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं, इसमें से आप 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं। क्लियर? और कई सारी व्यवस्थाएं थी, ये सारी व्यवस्थाएं आप आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा क्या थी? इसकी क्या क्या विशेषताएं? इन सभी विशेष एक एक नंबर में पूछा जाता है कि बौद्ध कालीन या वैदिक कालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए। क्लियर? मुस्लिम सभ्यता के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा को ही मुस्लिम शिक्षा कहते थे। नाम से स्पष्ट है कि मुस्लिम सभ्यता में दी जाने वाली शिक्षा को ही मुस्लिम शिक्षा कहते थे। मुस्लिम कालीन शिक्षा मौखिक एवं व्यक्तिगत थी। मौखिक और व्यक्तिगत थी। इस समय की शिक्षा निःशुल्क थी। उस समय क्या थी? ये निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में की जाती थी। किसके संरक्षण में की जाती थी? राज्य के संरक्षण में की जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप थी। आयु वर्ग के अनुरूप ही शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम क्या था? अरबी भाषा थी और कहीं कहीं पर फारसी भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। अन्य स्तरों पर फारसी भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों का महत्व दिया जाता था। आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों का महत्व दिया जाता था। इंपॉर्टेंट मुस्लिम शिक्षा इतनी ज़्यादा नहीं है, बट वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए मुस्लिम शिक्षा पर आप ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, लेकिन हाँ पढ़ लीजिए, अगर पूछ लिया जाए तो आप आसानी से 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। क्लियर? इससे छोटे छोटे पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, वो मैंने आपको अलग से बता देने हैं। मैकाले का विवरण पत्र, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैकाले का विवरण पत्र क्या था? मैकाले का नाम आप सभी ने सुना होगा कि मैकाले जी कौन थे। छोटी सी टिप्पणी है, आप लिख सकते हैं आसानी से। मैकाले जो था लॉर्ड विलियम बैटिंग, जो लॉर्ड विलियम बैटिंग था, तो उन्होंने मैकाले जी से क्या किया था, शिक्षा संबंधी और कुछ अन्य विषयों पर कानूनी परामर्श मांगा था। जो हमारे लॉर्ड विलियम बैटिंग जी थे, उन्होंने मैकाले से शिक्षा संबंधी और कुछ अतिरिक्त विषय थे उन पर कानूनी परामर्श मांगा था। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, अपना परामर्श 2 फरवरी 1835, कब? 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बैटिंग के पास भेजा था। इसी परामर्श को मैकाले का विवरण पत्र कहा गया। क्या कहा गया? मैकाले का विवरण पत्र कहा गया। जो मैकाले था वह अंग्रेजी साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान और महान लेखक था। आप लिख सकते हैं 2-4 पॉइंट कि मैकाले जो था अंग्रेजी साहित्य का महान विद्वान और लेखक था, प्रभावशाली वक्ता भी था, वह अंग्रेजी साहित्य तथा सभ्यता का प्रबल समर्थक भी था। क्लियर? उन्होंने क्या, अपनी ऐतिहासिक विवरण पत्र में लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम अंग्रेजी साहित्य की महिमा का गुणगान किया था। उन्होंने कहा था, एक अच्छे अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी का साहित्य है। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही थी, एक अच्छे अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी का साहित्य है। क्लियर? कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझना है, ना कि वहाँ पर लिखना होता है। क्लियर? मैकाले ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था प्राच्य, जो प्राच्य साहित्य में अनेक मूर्खतापूर्ण वाले बालकों को पढ़ाई जाती है। जो प्राच्य साहित्य थी उसमें अनेक मूर्खतापूर्ण बातें बालकों को पढ़ाई जाती थी। इनकी ज्योतिष में ऐसी बात है जिसको सुनकर अंग्रेज स्कूल की बालिकाएं हंसेंगी। कुछ बातें थी। इसके इतिहास में 30 फुट लंबे राजाओं की चर्चा की गई और ऐसे समुद्रों का उल्लेख है जिसमें शहद एवं मक्खन भरा बताया गया। यहाँ जो चिकित्सा पद्धति पढ़ाई जाती थी उसको सुनकर इंग्लैंड के पशु चिकित्सक को भी लज्जा आ जाएगी। मैकाले के अनुसार देखा जाए तो संपूर्ण प्राच्य साहित्य इसी प्रकार के अवैज्ञानिक, अविवेकपूर्ण तथा हास्यपद बातों से भरा पड़ा है। इसके बारे में शिक्षा देकर कोई भी उन्नति नहीं कर सकता था। मैकाले का जो संपूर्ण साहित्य था उसको अविकसित और गंवार समझा जाता था। ये क्लियर कुछ बातें हैं जो आपको समझना है, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ समझना है कि मैकाले का कैसा सिस्टम था, क्या था, वो समझना है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बैटिंग के पास भेजा गया था। इसी परामर्श को क्या कहता था, मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता था। क्लियर? फिर नेक्स्ट बात आती मकतब। मकतब क्या होता है? मकतब का क्या अर्थ होता है? तो मकतब का अर्थ होता है लिखना। क्या अर्थ होता है? लिखना। इस अर्थ में मकतब का वह स्थान है जहां बालक लिखना सीखता है। जहां बालक लिखना सीखता है। मकतब का क्या अर्थ होता है? लिखना। इस अर्थ में मकतब का वह स्थान जहां बालक लिखना सीखता है। मस्जिदों के साथ संलग्न मकतबों में अक्षर ज्ञान के साथ ही साथ धार्मिक शिक्षा भी चलती थी। क्लियर? मस्जिदों में पढ़ाया जाता था कि साथ साथ वहाँ पर मकतबों अक्षर ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षाएं भी दी जाती थी। सिर्फ आपको इतना समझना कि मकतब का अर्थ क्या होता है? लिखना। क्लियर? फिर आती मदरसे की अर्थ। मदरसा क्या होता है? उसका क्या अर्थ होता है? मदरसा शब्द फारसी के दरस शब्द से निर्मित है। इसका अर्थ है व्याख्यान देना। किस शब्द से? दरस शब्द से। इसका क्या अर्थ होता है? व्याख्यान देना। मदरसा वह स्थान है जहाँ भाषण दिए जाते थे, जहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती थी। जहाँ क्या दिया जाता था? भाषण दिया जाता था और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती थी। क्लियर? आप सभी को उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। क्लियर? इसकी PDF आपको टेलीग्राम में चैनल की लिंक दी जाती है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? इस चैप्टर से मात्र आपको मदरसा, मकतब
लॉर्ड मैकाले, ये छोटी छोटी हेडिंग्स या बहुविकल्पी प्रश्न में भी देखने को मिल जाए। क्लियर? जितना मैंने समझाया उसको आप माइंड में रखिए, जितना लिखा गया है उसे आप तैयार करिए अच्छे से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बौद्ध कालीन, वैदिक कालीन और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो वैदिक कालीन के अंतर्गत आती है, उसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।